नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। नेट हाउस में खेती करना है लाभकारी। आंवला के बागों से अधिक फल उत्पादन लेने की तकनीक। बढ़ती आबादी के कारण खेती पर लगातार बढ़ते दबाव से खेती का एरिया कम हो रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी को भोजन के लिए उत्पादन भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब कम एरिया से अधिक उत्पादन कैसे मिलेगा? इसके लिए कृषि में नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिसमें संरक्षित खेती में बढ़ चढ़कर किसान आ रहे हैं और अधिक उपज और मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नेट हाउस में खेती की तकनीक पर पूरी जानकारी लेंगे संरक्षित खेती के एक्सपर्ट रविंद्र कुमार से। संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसी किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है। सबसे पहले कि जैसा है हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है। दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है वो, उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है। उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा बिछा के, ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है, टॉप लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूंगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हमें रासायनिक खादों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो
उत्तर और दक्षिण की तरफ हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप बिछाते देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार हुआ। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिश फिल्टर लगता है। वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई, मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेके लास्ट पौधे तक का भी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो शेड नेट है हमारा, जो ये शेड नेट है हम इसको छांव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है, हमें सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छांव कर देनी है और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको सभी किसान भाइयों की आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए। वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसर्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में 1 से अधिक 2 नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले 2 मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को नेट हाउस का ध्यान रखेंगे, आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहां पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए। और जो टमाटर है, टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है। जिससे पानी के अंदर खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गांव के, अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गांव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बागों से आने वाले समय में अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है।
तो आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच है एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। भूमिगत पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है, तो इसी को देखते हुए हमने आज से करीब 15 साल पहले ये बागवानी का सोचा था। क्यों, बागवानी के जो भी पौधे होते हैं उसमें पानी की जरूरत बहुत कम होती है बाकी खेती के बजाय। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। आंवले के पौधे का रखरखाव जो है, जो जब इसकी फल की तुड़ाई हो जाती है दिसंबर या जनवरी में, उसके बाद हम इसके रखरखाव का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फरवरी से, कि तो घास फूस वगैरह जितना भी है वो सबको निकाल देते हैं, और उसके बाद में प्लेन करके ज़मीन को और चारों तरफ पौधे के चारों तरफ हम ठावड़ा बनाते हैं। ठावड़ा बनाकर उसमें गोबर का खाद डालते हैं करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से, और उसके साथ साथ सुपर फास्फेट खाद डालते हैं, थोड़ा पोटाश डालते हैं। सुपर फास्फेट 1 किलो के करीब डालते हैं और पोटाश हम करीब 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालते हैं, और उसके अलावा हम करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर जो आता है 6 एलिमेंट, वो डालते हैं। तो डालकर फिर उसको ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स करके ठावड़ा बना देते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। ठावड़ा बनाने के बाद में उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी थोड़ा बहुत चलाते हैं, बाकी ज़्यादा पानी चलाने से उसका फल जो है मरने की समस्या होती है। तो पौधा जिंदा रहे बस इतना हम उसमें हल्का सा पानी देते हैं ड्रिप के माध्यम से, बाकी ज़्यादा नहीं देते हैं उस वक्त। और जब फ्लावरिंग चालू हो जाती है मार्च अप्रैल में, तब तक हम पानी बिल्कुल उसमें बंद करके रखते हैं। और जैसे इसमें फ्लावर का जो पंखुड़ी होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं या पूरी गिर चुकी होती हैं, और जो फ्रूट का दाना है वो अच्छे से बन जाता है, उसके बाद में हल्का सा पानी हम उसमें स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्के। फिर हम अप्रैल और मई जून में थोड़ा थोड़ा पानी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जुलाई से बरसात स्टार्ट हो जाती है तो इतने पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में दिसंबर तक हम अच्छा खासा पानी देते हैं। बरसात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अलग से उसमें पानी देना होता है, तो उसमें फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी आती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। जब फ्लावरिंग का समय होता है तो उस वक्त उसमें एक मिलीबग नाम का कीट आने की थोड़ा सा संभावना हो जाती है, और आता भी है। तो उसके लिए हम प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवाई आती है, तो उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। उसके साथ में थोड़ा बहुत हम फंगिसाइड कार्बेंडाजिम मैनकोजेब वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो फ्रूट के डैमेज होने की समस्या उसमें ख़त्म हो जाती है। और जो पौधा होता है उसके चारों तरफ नीचे भी ठावड़े पर भी हम उसी केमिकल का थोड़ा छिड़काव करते हैं, तो उसका भी हम हाथों हाथ इलाज कर देते हैं। तो वो एक स्प्रे तो कीटाणुनाशक होता है, और दूसरा एक स्प्रे और करते हैं जिससे फ्लावरिंग वगैरह में अच्छे से उनकी फ्लावरिंग सेट हो। तो उसके लिए हम एक तो बोरोन काम में लेते हैं, और दूसरा जिंक जो होता है उसको मिक्स करके उसका एक स्प्रे मारते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग वगैरह अच्छी से पौधे की सेट हो जाती है। और जब फ्रूट पककर तैयार हो जाता है तो फिर हम इसको
या तो व्यापारियों को बेच देते हैं खड़े के खड़े को, या फिर उसके बाद में हम खुद उसमें तुड़ाई करते हैं और उसकी ग्रेडिंग करके और फिर मार्केट में बेचते हैं, तो उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है हमें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में मनुष्य का तो हाल बेहाल है ही, इसके साथ ही पशु भी तेज गर्मी के कारण तापघात की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को लू के प्रकोप से बचाने के लिए समय रहते उपायों को करें तो आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में पशुओं को लू से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु मौसमी विविधताओं का प्रभाव हमारे पशु के उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। गर्मी का मौसम हमारे पशुओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है, जिसमें बात करें लू की तो इसका प्रकोप इस समय अधिक देखने में आता है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं। लू लगना का प्रमुख कारण गर्मी में तापमान का बढ़ जाना, वातावरण में गर्मी की अधिकता, पशु का गर्म हवा की चपेट में आ जाना, एक ही बाड़े में अधिक पशुओं को रखना, पशुशाला में हवा निकासी का उत्तम व्यवस्था न होना, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। लू से प्रभावित पशु के लक्षण: पशु के शरीर में तापमान का बढ़ जाना, बेचैन होना, पसीना आना, लार गिरना, भोजन कम खाना, उत्पादन क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के उपायों को समय पर अपनाकर पशु को लू से बचाया जा सकता है। पशुओं को लू से बचाव के उपाय: पशुपालक कुछ उपायों को अपनाकर पशुओं को लू के प्रकोप से बचा सकते हैं। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए पशु बाड़े में शुद्ध हवा जाने और दूषित हवा बाहर निकालने के लिए रोशनदान होना चाहिए। गर्म दिनों में पशु को दिन में नहलाना चाहिए। खास तौर पर भैंसों को ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। पशु को ठंडा पानी पर्याप्त मात्रा में दिन में 2 से 4 बार पिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। वहीं पशुओं को ऊंचे आवास में बांधें। आवास की छत पर पुआल बिछाएं और पानी का फव्वारा लगाएं। पशु को तेज धूप से बचाएं और छायादार स्थान पर बांधें। इसके अलावा पशुओं को चराई के लिए सुबह जल्दी और शाम के समय देर से भेजना चाहिए। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए उनके आवास के पास पेड़ पौधे लगाएं। वहीं पशु आवास में पंखे या कूलर लगाना चाहिए। पशु को इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ पिलाएं। लू लगने पर पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए पशु को ग्लूकोज की बोतल ड्रिप चढ़वानी चाहिए। पशु का बुखार कम करने के लिए दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दें। इस प्रकार पशुपालक इन सब पहलुओं को अपनाकर अपने पशुओं को लू से बचाकर स्वस्थ रख सकते हैं और आर्थिक क्षति को भी कम कर सकते हैं और डेयरी व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलेर, जिला श्रीगंगानगर के विकास कुमार ने। आपने मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
कि जैसा कि आप लोगों ने अभी सभी किसान भाइयों ने गर्मियों में मक्का लगाया होगा। वर्तमान स्थिति में मक्के में सबसे ज़्यादा जो विकट समस्या उभर कर आई है वो है फॉल आर्मीवर्म। यह जो कीट है यह सबसे पहले अपने कर्नाटक जो स्टेट है अपने इंडिया का, इसमें सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था सन 2018 में, और धीरे धीरे करके यह पूरे भारत में फैल गया और यह बहुत विनाशकारी कीट बन के हमारे भारत में उभरा है। यह कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। यह कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है। अंडे से निकली इल्लियां हल्के पीले रंग की होती हैं। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ साथ रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला हो जाता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती हैं। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद अब जब आपको लगता है कि इस कीट का प्रकोप हुआ है तो आप इसके लिए नियंत्रण के आप उपाय सुझा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप तो मक्के की समय पर बुआई करें। इसके बाद मक्के की बुआई के साथ यदि आप उड़द या मूंग की फसल साथ में बोते हैं तो इस कीट का प्रकोप कम होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप जो भी इल्लियां हैं आप उनको हाथ से इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके उनको नष्ट कर सकते हैं। और फेरोमोन ट्रैप का नियंत्रण में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले मैंने बताया कि निगरानी में भी उपयोग होता है और साथ में इसका नियंत्रण में भी। तो 1 एकड़ में यदि आप 5 से 8 फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में स्थापित करते हैं तो इसके जितने भी नर कीट हैं तो वो उस नर कीट इसके फेरोमोन ट्रैप में इकट्ठे हो जाते हैं, फंस जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे वो मादा और नर का मिलन नहीं हो पाता है और नई पीढ़ी नहीं आ पाती है। यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड पर्चर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। अंड परजीवी 2 से 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड एवं टेलोनोमस रेमस का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इनकी संख्या की बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250 LE, नोमेरिया रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। और इसके बाद यदि आप इन सब में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो अंतिम तरीका है वो है रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीके में स्पाइनोसेट भी रसायन है जिसकी आपको 1 ml मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में लगभग 40 से 50 ml 1 एकड़ के लिए जरूरत पड़ती है, जिसमें लगभग 150 से 200 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए। तो इन कीटनाशकों का स्प्रे करके भी आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।